सबसे बड़ा झूठ जो 1947 से आज तक बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि आर्मी में भर्ती होने के सबको बराबर के या एक समान जो है वर्च्यूज़ है, एक समान अवसर है। ये गलत बात है कि सरकार को यथाशीघ्र इस जायज़ मांग को मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग तो जो है इन लोगों के लिए तो जो है स्पेशल है और बाकी लोगों के लिए जो है सेना के दरवाजे बंद हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जिनकी जनसंख्या कुछ लाखों में, उनके लिए 75%, जिनकी संख्या करोड़ों में, उनके लिए 25%। ऐसा न्याय कहीं देखा आपने? हाई रेजिमेंट की मांग को लेकर आप भी उमड़े हैं, तमाम लोग उमड़े हैं, तमाम बातचीत हो रही है। क्या लगता है सरकार कब आपकी बात सुनेंगी? हमने भी सवाल करा, आप भी बता रहे हैं ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक मांग है ये, और इस पर कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया गया। तमाम बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए, लेकिन एक छोटा सा फैसला है जो सरकार लेने में चूक रही है। तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट में भी लोगों ने सवाल किए कि हाई रेजिमेंट बनाया जाए, दिनेश लाल निरहुआ ने बोला। तो क्या लगता है कब सरकार सुनेगी आपकी मांग? सब देखो, ये तो सरकार से पता करना पड़ेगा, और मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार को यथाशीघ्र इस जायज़ मांग को मान लेना चाहिए। तो क्या सरकार ऐसा मतभेद क्यों कर रही है? क्योंकि इतना पुरानी मांग है। आप अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, आपने तमाम तथ्य रखे कि इतने बलिदान दिए हैं अहिरों ने, साथ ही साथ तमाम रेजिमेंट हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में अभी भी 13 नंबर प्योर अहिर रेजिमेंट है, तो उसके बावजूद क्यों नकारा जा रहा है अहिर रेजिमेंट को? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो जातिवादी शक्तियां हैं जो आर्मी में एक लॉबी है, और वो वही लॉबी है जो बिल्कुल घनघोर जातिवादी है, और वही लोग हैं जिनकी रेजिमेंटें हैं, और वो जो ये जो मलाई खा रहे हैं। रेजिमेंट का मतलब केवल रेजिमेंट का नाम नहीं है। रेजिमेंट का मतलब ये है कि उसी जाति, उसी क्षेत्र, उसी धर्म के लोगों की भर्ती है। बाकी हिंदुस्तानी तो बेचारा यूँ ही भाग रहा है, उसकी तो कोई कहानी नहीं है। सबसे बड़ा झूठ जो 1947 से आज तक बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि आर्मी में भर्ती होने के सबको बराबर के या एक समान जो है वर्च्यूज़ है, एक समान अवसर है। ये गलत बात है, क्योंकि सेना में 20 आर्म्स हैं, 5 आर्म्स हैं वो फाइटिंग आर्म्स हैं, और 15 जो आर्म्स हैं वो हेल्पिंग आर्म्स हैं। लेकिन जो 5 फाइटिंग आर्म्स हैं वो आर्मी की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 75% है। और ये जो 75% जो फौज है, इसका रखरखाव, इसकी भर्ती, इसका नाम, इसकी रिक्रूटमेंट, ये सब जाति और क्षेत्र पे आधारित है। और जब ये जाति और क्षेत्र पे आधारित है तो 75% लोगों को तो भर्ती होने का कोई मौका ही नहीं। वो तो बेचारे यूँ ही भाग रहे, यूँ ही आ रहे। 1949 में जनरल करियप्पा ने, जो उस समय पहले चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने एक लेटर निकाला था। वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, मैं आज लाया नहीं, मैं आपको दिखाता। और मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आऊँगा, और एक मैं बहुत बड़े मुद्दे पे करूँगा जो सारे देश में पिछले 70 साल से सबको कटघरे में खड़ा करेगी कि इस देश के साथ पार्लियामेंट में 70 सालों से झूठ क्यों बोला जा रहा है। 70 साल से इस देश की जनता को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है कि आप 75% लोगों को तो जाति के आधार पर भर्ती नहीं करते। तो उन्होंने जनरल करियप्पा ने एक चिट्ठी लिखी, वो ऑर्डर था, इट वॉज ऑफिशियल ऑर्डर, और उसमें ये कहा कि आज से जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी। हम सब भारतीय हैं और सबकी भर्ती बराबर होगी। लेकिन फौज में जो जातिवादी शक्तियाँ हैं, ये बड़ी पावरफुल लॉबीज है। ये कहते हैं ना, डिब्बे में एक आदमी घुस गया, वो कहता है जगह नहीं है, बाकी बाहर रहो। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो दूसरे रेजिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं, अहिर रेजिमेंट ना बनने का कारण वही है। हाँ, वही लोग हैं। वो सबको कहते हैं कि नहीं अब जगह नहीं है, बाहर रहो भाई, इसके आगे नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? हमारे पास टिकट है, हमारे पास एक जो है सैनिक इतिहास है, हमारे पास सेना में जाने का हमारा जो नंबर है वो है, हमारे पास सेना में एक विशिष्ट भूमिका है। भाई जब देश को आप पे ऊपर गर्व हो सकता है तो अहिरों के ऊपर गर्व क्यों नहीं हो सकता? और अगर आपके अंग्रेज़ों ने क्यों बनाई? अंग्रेज़ों ने आज़ादी से पहले केवल उन्हीं जातियों की रेजिमेंट बनाई, उन्हीं क्षेत्रों की रेजिमेंट बनाई जो अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल थे, जिन्होंने 1857 में और जो है जलियांवाला बाग में, जिन्होंने 1939-40 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करा। उनके तो बेचारों की रेजिमेंट बनी नहीं, जो साथ थे उनकी रेजिमेंट बन गई। आज़ादी के बाद किसकी रेजिमेंट बनी? जिन्होंने देश से अलग होने की बात करी, जिसने देश से अलग होने की बात करी। नागा रेजिमेंट कैसे बनी? नागा रेजिमेंट तो एक समझौते में बनी।
समझौते में बनी ना। कौन से समझौते की बात करें, थोड़ा विस्तार जो नागा से जो समझौता हुआ, उस नागा समझौते के बाद ही तो नागा रेजिमेंट बनी। अगर हम इस देश के खिलाफ बोलते तो हमारी भी रेजिमेंट बन जाती, हम अंग्रेजों के जूते चाटते तो हमारी भी रेजिमेंट बन आपने जाती। कहा कि हम देश के खिलाफ बोल रहे हैं, अंग्रेजों की बात जूते चाटें, तो हमारी भी रेजिमेंट बन जाती। अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हो रहा था, उनकी आंदोलन के बाद उनकी बात मानी गई। क्या लगता है आपको, ऐसे जो शांतिपूर्ण तरीके से आप मांग रख रहे हैं काफ़ी समय से, क्या लगता है इस अशांतिपूर्ण ढंग से आपकी मांग पूरी की जाएगी, या अहिर रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है आप लोग भी कुछ आक्रामक होंगे, मतलब ज़मीन पर उतरेंगे, कुछ किसान आंदोलन जैसा देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए हमारे लोगों के साथ क्या है कि हम लोग सोल्जरिंग बैकग्राउंड के, हम लोग इस तरीके से वायलेंस या इस तरह की चीज़ें आपको लगता है जो सरकार, आप जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, विदाउट नॉन वायलेंस आप जो मांग रख रहे हैं, क्या सरकार सुनेगी शांतिपूर्ण ढंग से? सरकार को सुनना चाहिए। सरकार पिछले 70 सालों में तो सरकार नहीं, सरकार को एक ना एक दिन जरूर सुनेगी। हमें मोदी जी पे विश्वास है, क्योंकि जो मोदी जी जो है वो कड़े फैसले लेते हैं और वो अच्छे फैसले लेते हैं। आपको मोदी जी पे विश्वास है, लेकिन विपक्षी पार्टी के तमाम नेता बात करते हैं कि अहिर रेजिमेंट बने, लेकिन मोदी सरकार के जो बड़े नेता हैं, या हम प्रधानमंत्री जी की ही बात कर लेते हैं, उन्होंने बात अभी तक इस विषय पर कोई बात नहीं रखी, ना ही इस पर कोई ऐतिहासिक फैसला अभी तक लिया। नहीं, देखिए अल्टीमेटली अब बात जाएगी मोदी जी तक जाएगी, और मोदी जी हमेशा न्याय करते, हमें उन पर पूरा विश्वास है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, और हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। हम हमेशा जो है इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सरकार के सामने ये लाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी जायज़ मांग है, इसमें तो कोई, या तो फिर सबकी ख़त्म करो, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसमें भी जो है तैयार है, सबकी ख़त्म करो, कहानी ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग तो जो है, इन लोगों के लिए तो जो है स्पेशल है और बाकी लोगों के लिए जो है सेना के दरवाजे बंद हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अहिर रेजिमेंट बन जाता है, सरकार आपकी बात मांग लेती है, और कुछ समय बाद अगर कुछ और किसी और जाति के लोग ये बात उठाते हैं कि हमारी रेजिमेंट बनाइए, ब्राह्मण रेजिमेंट बनाइए, तो नहीं, अगर उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका एक ऐतिहासिक योगदान है, उनके कोई सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली वो कोई अलग थोड़ी है। लेकिन मांगेगा तो वही ना जिसके साथ 100 सालों से अन्याय हो रहा है, जिसका एक कंट्रीब्यूशन है, वही तो मांगेगा। क्या लगता है कब तक न्याय होगा, सरकार कब आपकी बात सुनेगी? हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी। 70 साल हो गए, अभी तक किसी भी सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी। तमाम सरकारें आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पे रूह नहीं रेंग रहा है अहिर रेजिमेंट के मामले पर। सरकार आए या जाए, हमारा काम है इस मामले को सॉल्यूशन तक ले जाना। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, इसके लिए हमने अपनी जीवन का हमारा लक्ष्य यही है, और हम हर हालत में अहिर रेजिमेंट के लिए जी जान लगाएंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो क्या अभी किसी बड़े, जो हमारे रक्षा मंत्री की बात कर लें और कोई बड़े मंत्री की बात कर लें, कुछ आश्वासन दिया है कि इस मोदी सरकार में? देखेंगे, जिससे बात करते हैं वही कहते थे देखेंगे जी, अहिरों का योगदान है, ठीक है जी, देखेंगे जी, यही चल रहा है अभी तो, फिलहाल तो हाल यही है। क्या आपके हिसाब से क्या इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए कि इसमें कितनी समस्याएं हैं, या बहुत आसानी? इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अहिर 1880 से पहले फौज में आए थे, और कुमाऊनी 1917 में फौज में आए थे, और कुमाऊं रेजिमेंट की जो पहले की रेजिमेंटें हैं उनमें अहिरों और कुमाऊनियों की बराबर की हिस्सेदारी थी, 33.3%, 33.3%। अगर सिंगापुर विद्रोह में अहिर भाग नहीं लेते अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उसमें कुमाऊनियों ने उनका साथ दिया, जब कुमाऊनियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो, और उसके बाद 1945 में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, लास्ट आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। जब 1945 में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो जो उस समय सिंगापुर में कर्नल जो कमांडेंट थे 19 हैदराबाद रेजिमेंट के, कर्नल हफंडन, वो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग हो गई, और वो अहिरों से चिड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रीय उसके ऊपर जो है एक बगावत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उन्होंने क्या करा कि अहिरों को तो 25% कर दिया, 33% से घटा के, और कुमाऊनियों को जाटों की जो वैकेंसी थी वो भी दे दी, और उसके बाद जो है उन्होंने अहिरों की जो बची हुई वैकेंसी वो भी उस पर दे दी। इसीलिए कुमाऊं रेजिमेंट में कुमाऊनियों की संख्या 75% है, अहिरों की संख्या 25% है। जिनकी जनसंख्या कुछ लाखों में, उनके लिए 75%, जिनकी संख्या करोड़ों में, उनके लिए 25%। ऐसा न्याय कहीं देखा आपने? लेकिन अंग्रेज कर गए। अब हम क्या करते हैं, अंग्रेज उस समय सत्ता में थे, समझ गए? उस टाइम अंग्रेज सत्ता में थे, लेकिन सत्ता में थे, लेकिन जो अंग्रेजों ने जो हमें पनिशमेंट दिया वो आज तक चल रहा है।
आज तक चल रहा है और चल ही नहीं रहा। कुमाऊनीकरण के नाम पर, कुमाऊनीकरण के नाम पर हमारा नारा जो है उसको डाइल्यूट करा गया, हमारा निशान डाइल्यूट किया गया, हमें हतोत्साहित किया गया, हमें जो है उस इतिहास से निकालने की कोशिश की गई। ये हो क्या रहा है? अरे क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं क्या? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम न्याय नहीं मांग सकते क्या? अब तो बिहार में सरकार दोबारा से मिलीजुली, मैं राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। नहीं, हमारा सवाल ये था कि बिहार में फिर कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकार बन गई है जिसमें तेज प्रताप यादव एक अहिर समाज से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, आपसे बातचीत हुई होगी, क्या लगता है वो सपोर्ट कर? मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई। अगर ये लोग किसी लायक होते तो आज समाज की ये स्थिति नहीं होती। क्यों भेदभाव किया जा रहा है पिछले 70 साल से? ये आपको क्या लगता है, ये सिर्फ राजनीतिक भेदभाव है या फिर किसका? नहीं, ये राजनीतिक भेदभाव नहीं है। ये एक तो केंद्रीय सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरा, ये जो जिन जातियों की और क्षेत्रों की जो रेजिमेंटें हैं, ये बड़ी स्ट्रांग लॉबीज हैं। ये तो ये चुनती है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, ये तो ये तक चुनती है। लॉबी का खेल होता है, सारा खेल ही वहाँ लॉबी का है क्या जी? ये तो सब कुछ खेल, वहाँ तो सारा जाति में बटी हुई है फौज, नीचे से ऊपर तक जाति में बटी हुई है फौज। कहीं ना कहीं जो बाहरी राजनीति है ही यही, कहीं ना कहीं आर्मी के जो इनर पॉलिटिक्स है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आर्मी के अंदर ज़्यादा पॉलिटिक्स है। आर्मी के अंदर ज़्यादा बड़ी जाति और क्षेत्रीय लॉबीज हैं। अरे वो तो अब अग्निवीर को भी खा गए, अग्निवीर में मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ की। किसी जाति के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी, और ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे भी। लेकिन बच्चे काफ़ी हिंसक हुए कि सिर्फ वो बच्चे हिंसक इसलिए नहीं हुए, एक डेढ़ 2 साल में उनके जीवन बर्बाद हो जाए। नहीं, बच्चे इसलिए हिंसक नहीं हुए। बच्चे तो हिंसक, उनको भड़का दिया पॉलिटिकल लोगों ने, उनका तो कोई सवाल ही नहीं था। अग्निवीर से अच्छी तो कोई स्कीम ही नहीं है। लेकिन आज उस अग्निवीर को भी जाति और क्षेत्र के आधार में रिक्रूटमेंट कर दिया उन्होंने। यह हालत हो गई। और एक और उन्होंने काम करा जो शायद किसी को नहीं पता है कि एक्स फौजी, अब आज जो जाति स्ट्रक्चर है फौज का, इन्हीं के बच्चे तो जाएंगे ना। उन एक्स फौजी, प्रेजेंट फौजी, उनके रिश्तेदारों के लिए 20 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। ये क्या करा भाई? ये क्या करा आपने? सारे देश के लोगों का जो है रास्ता बंद कर दिया फौज में भर्ती होने का, अग्निवीर में। अगर आप, ये तो ऐसा होगा ना भाई, 100 मीटर की दौड़ है तो भाई जो है ये तो दौड़ेगा 80 मीटर, आप दौड़ोगे 100 मीटर। ऐसा कैसे हो गया? ये लिखा हुआ, अब इन्होंने उस कानून को भी तोड़ दिया। अब ये जाति के आधार पे भर्ती कर रहे हैं। ये इनका लिखित है, मैं आपको दिखा दूंगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो ऐसे मतभेद हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, जो भारत जो कि विश्व की सबसे मजबूत सेना मानी जाती है, कमज़ोर होने लग जाएगी अगर इस तरह का? नहीं, सेना अगर उन जातियों के उससे मजबूत होती तो अहिर से कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, हम अहिर से कमज़ोर होने की बात नहीं कर रहे हैं। जो अग्निवीर में 20 नंबर अधिक मिल रहा है तो कमज़ोर ही हो गए। ये तो एक प्लॉट है, ये एक प्लॉय है, ये एक षड्यंत्र है। जो जातियाँ आज आर्मी के ऊपर कब्जा करके बैठी हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक षड्यंत्र रचा है। उन्होंने जातिगत भर्तियाँ, क्षेत्रीय भर्तियाँ, धर्म के आधार पर भर्तियाँ, और उन्होंने 20 नंबर और दे दिए। तो सारी भर्ती उन्हीं की हो गई, बाकी तो बेचारे यूँ ही चक्कर काट रहे। टेक्निकल को आप छोड़ दो, बाकी तो सब भर्ती वैसी, सब भर्ती जाति के आधार पर हो रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द हम भी यही जो आपकी मांगे हैं सरकार पूर्ण करें, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से, कभी जंतर मंतर पे, कभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, अलग अलग जगह, कभी टोल प्लाजा पे, अलग अलग जगह लोग अलग अलग परिवार से लोग आ रहे हैं। कोई अहिर परिवार से है तो कोई सेना से, ये मांग कर रहा है कि अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। देखो, मेरा तो एक ही कहना है भारत सरकार से, या तो सबकी तोड़ो वरना अहिरों की भी जोड़ो। सीधी सी बात। या तो जातिवाद खत्म कर दिया जाए, नहीं तो अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। मांग है, सीधी सी बात है। ये थी डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, जो कि आर्मी से हैं, खास बातचीत। आर्मी से नहीं, सिविलियन। अच्छा, सिविलियन। ये थी डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी से खास बातचीत, जो कि सिविलियन है, लेकिन इनकी ये मांग है कि जैसे तमाम रेजिमेंट बने हुए हैं वैसे ही अहिर रेजिमेंट भी बनाया जाए। ये मांग नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, तमाम सरकारें आ गई चली गई, लेकिन ये मांग अभी भी धरी की धरी रह गई। ये कागज़ों पर पार्लियामेंट में ही सीमित रह गई, इस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले में जो आपकी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं दिव्यांशु, खबरदार।